नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष पटिया। देखिए, घटनासार के हम लोगों ने पीछे 5 लेक्चर कंप्लीट किए। अब हम लोग राष्ट्रीय पे हैं, उसका एक पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ 10 से 12 टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। और इसके बाद में अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आगे के कुछ टॉपिक्स, जिसमें आज 10 से 12 टॉपिक फिर से कंप्लीट किए जाएंगे। इसका अगला वीडियो आज शाम तक हो सकता है फिर से आपको दोबारा से मिल जाए। मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो देखिए, बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। इंडिया ने देखिए अभी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें 26 राफेल लड़ाकू विमान हैं और 3 परमाणु पनडुब्बियां हैं। परमाणु पनडुब्बियां नहीं, दरअसल ये गलती हो गई मुझसे बोलने में। 3 पारंपरिक जो पनडुब्बियां हैं उनको खरीदने की मंजूरी दी गई। ये मंजूरी कौन देता है? देखिए, तो यहाँ पे लिखा है रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसको बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखिए, जब कारगिल वॉर हुई उसके बाद में 2001 में यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी काउंसिल होनी चाहिए जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उनको खरीदने के लिए सबसे टॉप अपनी राय दे सके, अपना निर्णय दे सके। इसके लिए ये सर्वोच्च इकाई है, मतलब रक्षा खरीद पर ये सर्वोच्च इकाई है, चाहे वो एयरफोर्स से रिलेटेड हो या नेवल कोई किसी चीज से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य चीजों से रिलेटेड हो। सबकी जो आखिरी फैसला लेती है वो डीएसी लेती है। अब डीएसी में देखिए होता क्या क्या है, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। बाकी मेंबर्स होते हैं जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हो गया, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ हो गए और डिफेंस सेक्रेटरी हो गया या अन्य लोग भी हो गए इसमें। तो ये सबसे आखिरी फैसला ये लेती है। और देखिए, आपको जब राफेल याद आता है तो पिछली बार 36 राफेल खरीदे गए थे, आपको ये भी याद आया होगा। चलिए, अभी राफेल की जरूरत और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके ऊपर ऐसे विमान होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना लिया बहुत बड़ा और उसको इंडियन ओशियन में कहीं पे आपने तैनात कर दिया, ठीक, चाइना से लड़ने के लिए, लेकिन ये लड़ेगा कैसे? ये थोड़ी ना लड़ता है। ये तो समुद्र के बीच में एक आपकी जगह एक मतलब आइलैंड के तरीके से काम करता है, चलता फिरता आइलैंड, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी हो गई। जो पनडुब्बियां हैं वो भी ज़रूरी हो गई। अब जब पनडुब्बियों की जब भी आप बात सुनते हैं तो प्रोजेक्ट 75 आपके दिमाग में आता है। चलिए मैं इसको एक बार इधर से समझाता हूँ। प्रोजेक्ट 75 आपके दिमाग में आता होगा। प्रोजेक्ट 75 क्या हुआ? तो 1999 के आसपास ये परिकल्पना की गई। ये सेम वही बात है कि अब जो है कारगिल वार हो चुकी है, और तो प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूं। ओके, अभी ठीक है। यहाँ से हट जाओ। ठीक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 ये 1999 के आसपास की बात होगी। यहाँ पे ये फैसला लिया गया कि अगले आने वाले 30 सालों के अंदर भारत 24 सबमरीन है उनका निर्माण करेगा। उसमें 18 जो होंगी वो पारंपरिक श्रेणी की होंगी, जबकि बाकी जो बची हुई 6 पनडुब्बियां हैं वो ऑपरेटर होंगी, मतलब परमाणु संयंत्रों से लैस होंगी, उससे ऑपरेटेड होंगी। जो पारंपरिक श्रेणी देखिए होती है, इसको आप बोलते हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं उनको बोलते हैं। जबकि जो परमाणु संचालित होंगी वो देखिए 2 तरीके की होती है। एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी, एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन होगी। तो जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी वो इस समय इंडिया के पास है INS चक्रा, ठीक। और जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी लगी होगी, वो वाली है INS अरिहंत, ठीक, अरिहंत। अब हुआ क्या, आपने ये देखा, इसके बाद में आप स्कॉर्पियन श्रेणी की क्योंकि बात की गई है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां कई बार आपसे, मतलब मुझे लगता है कि हर साल एग्जाम किसी ना किसी में पूछ ही ली गई हैं। तो देखिए, समझौता हुआ था एक फ्रांस के साथ में। उसमें यह तय किया गया था कि हम जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं वो बनाएंगे। स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है? दरअसल जिसमें गाइडेड वेपन लगे होंगे, इसमें स्टील टेक्नोलॉजी होगी। ये दरअसल अन्य पनडुब्बियों की तुलना में कम आवाज करेंगी और ये सोनार से जल्दी डिटेक्ट नहीं होंगी। पानी के अंदर अगर रहेंगे तो सोनार डिटेक्ट करती है, आपको पता होगा। तो सोनार रिफ्लेक्ट करके दोबारा जाती है और उससे ये डिटेक्शन होता है कि पनडुब्बी कहाँ पे है। तो ये ऐसे डिटेक्ट नहीं होगी। इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो बनाई जा रही हैं उनमें बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, ये 6 नाम आते हैं। 5 मेरी समझ से 5 कमीशन हो चुकी हैं, एक अभी अंडर प्रोसेस चल रही है शायद वागशीर, ठीक, इतना आप याद रखना। तो ये वाली कुछ कहानी थी। देखते हैं अब आगे हम लोगों में क्या है इसमें। तो इसमें बस यही है कि 36 राफेल जो विमान है उनकी खरीद को मंजूरी दे दी गई। डीएसी ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। फ्रांसीसी देखिए, सरकार ने हालांकि नौसेना के लिए उपकरण, हथियार, इंस्ट्रूमेंट वेपन, ये सब बहुत सी चीजें हैं
देखिए जब कोई अगर विमान आता है तो केवल विमान नहीं आता है, उसकी टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती है तो बहुत सा ऐसा क्रू होता है जो एक लड़ाकू विमान में ज़रूरत होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी सब बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रांत पर तैनात, देखिए आगे लिखा हुआ कुछ के लिए पुराने मिग 29 के साथ एक उपयुक्त लड़ाकू विमान की तलाश कर रही थी। मिग 29 बहुत ही बदनाम बदनाम इसको एयर वो बोलते हैं, एयरक्राफ्ट बोलते हैं, बहुत बदनाम है। इसको चलता फिरता काफिन बोलते हैं, समझे, चलता फिरता काफिन। कभी भी ये गिर जाएगा, कभी भी, मतलब इतना ज्यादा बदनाम है कि इसको चलाने से लोग इंडिया में डरते हैं, बट अभी भी फिलहाल यूज कर रहा है इंडिया। चलिए आगे रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अब देखिए अगली बड़ी घटना है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो राजनयिक संबंध है उनके 75 साल पूरे हो गए हैं, और इस अवसर पर ये भाई साहब इंडिया है। उसमें कुछ इंडिया आने के साथ में इनके कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, दरअसल 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन हुए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण समझौता है वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो यूपीआई सिस्टम है उसको अब श्रीलंका में अपनाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ समझौता है, ठीक, उसको हम लोग देख लेंगे। तो बहुत सारे समझौते हैं यहाँ पे, बहुत सारे समझौते लिखे हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी है, श्रीलंका से ट्रिकोमानी के आर्थिक विकास की परियोजनाओं पर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत खास नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ये आता है आपके सामने निकल के, देखिए एनपी यहाँ पे लिखा है एनआईपीएल। अब ये एनआईपीएल क्या बवाल है? एनपीसीआई तो आप जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई के लिए काम करता है। आरबीआई ने इसको 2006 या 7 के आसपास कुछ बनाया था। तो एनआईपीएल जो है ये इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, लेकिन ये तो आईपीएल का फुल फॉर्म हो गया। फिर एन क्या है? तो एन को आप लिख लीजिए एन आई एनपीसीआई, इसको लिख लीजिए आप एनपीसीआई, मतलब ये टोटल हो जाएगा एनपीसीआई, ये एक साथ लिख लीजिए। फिर लिखिए इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, तो ये अंडर एनपीसीआई के काम करता है। मतलब इंटरनेशनल अगर यूपीआई किसी के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मतलब यूपीआई का अगर कोई समझौता हो रहा है तो एनपीसीआई ही ये काम, एनपीसीआई की शाखा है एनआईपीएल, ये काम ऐसी करती है। तो श्रीलंका के साथ ये समझौता हुआ है, इस पॉइंट पे आप स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट कई देशों के साथ में इंडिया कर रहा है, चाहे वो रुपए के लिए हो, रुपए कार्ड जो इंडिया का है, या फिर वो ये आपकी यूपीआई सिस्टम हो, इसके लिए। चलिए जो दस्तावेज साइन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसका नाम है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी और कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, ये नाम याद रख लेना। हो सकता है ये नाम आपके साथ 4 ऑप्शन में आए गंदे गंदे से, और उसमें एक नाम ये पड़ा हो, आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, टोटल मिला के अगर बात करेंगे तो टोटल 5 तरीके की बातें होंगी, 5 तरीके की कनेक्टिविटी की बातें हुई हैं। कौन कौन सी कनेक्टिविटी की बात हुई है? चलिए, समुद्र से कनेक्टिविटी है, ये देखिए लॉजिस्टिक और शिपिंग को मजबूत करने के लिए है। कोलंबो और ट्रिंकोमाली और इन बंदरगाहों के विकास के सहयोग में रूपरेखा काम करेगी, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या होगा, भारत में है नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंथुराई के बीच नौकाएं चलेगी, बहुत दोबारा से चलेंगी, पहले चलती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रामेश्वरम तलाई मन्नार के बीच में नौका सेवाएं जल्दी शुरू की जाएंगी। एक तो ये तो समुद्री वाली हो गई, दूसरी हवाई कनेक्टिविटी, चेन्नई से ट्रिंकोमाली और बालिकलोवा से श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और ये सब होगा। और आगे क्या है, सूरज ऊर्जा और बिजली की कनेक्टिविटी। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो 2 चीजें हैं, वो तो है ही। देखिए श्रीलंका के लिए 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इन नवीकरणीय ऊर्जा पर एमओयू साइन हुआ होगा, मतलब 70% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली होगी उसको प्राप्त करने के लिए। अब देखिए एक सिस्टम है, आपने कभी कभी ये नाम सुना होगा, बीबीआईएन दरअसल है क्या, तो बिजली के व्यापार के लिए कुछ भारत के पड़ोसी देशों के साथ में एक ग्रिड कनेक्टिविटी की स्थापना की जा रही है। उसमें देखिए बीबीआईएन, इसको फुल फॉर्म पढ़ेंगे आप तो इसका मिलेगा बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। यहाँ से मतलब किसी के पास अगर बिजली ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा और वो बिजली दूसरा देश यूज़ करेगा। एक डिपेंडेंस बनी रहेगी, दूसरा एक साझा समीकरण बने रहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट से साझा समीकरण बने रहते हैं, एक दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहती है। नहीं तो आपको पता है इंडिया के आसपास श्रीलंका को हम्बन टोटा से कब्जा लेगा, मतलब कब्जा नहीं लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा असहाय बना देगा। नेपाल के अंदर घुस जाएगा। बांग्लादेश में आपको पता ही है, बांग्लादेशी अवामी लीग जो समय पार्टी है सत्ता में, वो इंडिया की तरफ डिक्लाइंड है,
जबकि दूसरी पार्टी है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ डिक्लाइन है। ठीक, तो इंडिया ने अभी आपको याद होगा G20 में बांग्लादेश को इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि ये जो एक इंक्लाइनेशन है इंडिया की तरफ ये हमेशा बना रहे। ठीक, और इसमें भूटान है, भारत है, ऐसी ऐसी है, और LNG के बुनियादी ढांचे के लिए कुछ काम किया गया। चौथा देखिए है लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी। ये कैसे है, रामायण सर्किट और रामायण ट्रेल और बौद्ध सर्किट। आपको पता होगा इंडिया और, क्योंकि रामायणा में आपको श्रीलंका कई बार ढूंढने को मिलता है। बौद्ध सर्किट, हालांकि कुछ लोग बोलेंगे माइथोलॉजी है या कुछ भी है, बट एक कनेक्टिविटी तो लोगों के बीच में बढ़ती है, इस बात से तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। चलिए, तो यहाँ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा स्थलों को लोकप्रिय बनाने की योजना है। ये वाला पॉइंट है। और दूसरा जो ये पॉइंट जिसकी मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी। ठीक, NPI की स्वीकृति पर समझौता। मतलब एक तरीके से माना जाए तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे ने UPI की स्वीकृति पर नेटवर्क से नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे फिनटेक जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, और NIPL के बारे में मैंने आप बताया, NPCI की ही एक सब्सिडरी है जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इंडिया का पक्ष रखती है कई बार। ठीक, इससे पहले श्रीलंका से, ये चीजें याद रख लेना, इस पे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लेना। इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश भारत के UPI में शामिल नहीं है, बहुत गंदा सा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें कौन कौन सा है, सिंगापुर है, UAE है, नेपाल है, भूटान है और फ्रांस। फ्रांस में भी अभी पीछे के दिनों में ये सिस्टम अभी चालू किया गया था, हालांकि बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं है, बट फिर भी फ्रांस में भी ये चालू किया गया। चलिए, ये चीजें हो गई। अब कहाँ पे आएंगे, ओके। तो देखिए दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग स्विचिंग में एरावत 75 स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये किसने बनाया है, तो सीडैक ने बनाया। सीडैक के आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे पुणे में, जैसा कि लिखा हुआ है, सीडैक पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत। अब ये एरावत कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो AI सुपर कंप्यूटर है, इस चीज को याद रखना। ठीक, दुनिया में 75वां स्थान इसने प्राप्त किया है। तो अब है क्या, कौन सा ऐसा सम्मेलन था, तो जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, जिसको बोलते हैं ISC, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन को क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, ढूंढ लेना। ISC 2023 में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में इसकी घोषणा हुई। अब देखिए 500 में इंडिया के कितने हैं, तो कुछ ऐसा कुछ नीचे लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 500 की सूची में 61वें संस्करण में दुनिया में 75वां स्थान प्राप्त किया था एरावत ने, याद रखना एरावत ने। वहीं परम सिद्धि, इससे पहले वहीं भारत के ही परम सिद्धि AI को 131वां स्थान मिला, प्रत्युष को 169 और मिहिर सुपर कंप्यूटर को 316 स्थान पर है। मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना राइट साइड में, टोटल 500 में कितने, 4 इंडिया के सुपर कंप्यूटर है। कौन कौन से हैं, एरावत है, परम सिद्धि है, प्रत्युष है और मिहिर है। अंडर 400 BI है, 400 की अगर बात करोगे तो BI मिलेंगे। अंडर 100 केवल 1 है। ठीक, अंडर 100 केवल 1 है, अंडर 200 2 है, 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक, और सुपर कंप्यूटर सूची में फ्रंटियर CS में है जो USA का है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के टेनेसी के ओक रिज नेशनल लैब में स्थापित है। और इसमें क्या था, और इसमें कुछ नहीं है। एरावत किसने बनाया, तो डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको सीडैक बोलते हैं, पुणे में एक AI सुपर कंप्यूटर है। ठीक, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस इतनी चीजें आप रख लेना। ये पीछे वाले नाम भी ये रख लेना और कोशिश करना कि याद रहे ये कौन से नंबर पे हैं। लगभग टॉप 2 तो याद कर लेना, टॉप 500 में तो 4 है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, टॉप 1 में कौन है, तो फ्रंटियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिस्टिंग दी गई है, आपसे ऐसे पूछेगा टॉप 5 में इसमें से कौन सा नहीं है, या टॉप 5 में गंदा बनाएगा तो ऐसे पूछेगा कि अमेरिका के कितने शामिल हैं, तो ये 1 2, चीन का इसमें नहीं है। आपको सामने अगर चाइना आएगा तो आप दिल लगा के मारेंगे यार, चाइना का तो होना चाहिए, बट है नहीं। सेकंड नंबर पे जापान का है फुगाकू। ठीक, फिनलैंड लूमी। अब देखिए फुगाकू को अगर मैच कराने को आएगा, इधर चाइना लिखा होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप चाइना लगा के चले आएंगे, क्योंकि ऐसे नाम जापानीज और चाइनीज में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। फ्रंटियर USA का आपको याद रहेगा, लियोनार्डो दा विंची के नाम से आपको याद रहेगा इटली। ठीक है, समिट है IBM का, IBM आपको पता है एक अमेरिकन कंपनी है। चलिए आगे आइए, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023।
देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। अब इसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने इस बार आपने देखा ब्रिक्स, और ब्रिक्स में भी इंडिया गया। इसके बाद एससीओ की जो बैठक हुई उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में थी, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में थी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक तरफ एक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो यूरेशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में कैसे अपना तालमेल बैठाता है इंडिया, इसमें वो देखने को आपको मिलेगा। कैसे एक हंसी हंसी में क्रिटिसाइज भी करता है चाइना को इंडिया, इसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करेंगे कुछ जैसे कि ये कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो 23वां शिखर सम्मेलन था। ठीक, 23वां शिखर सम्मेलन, और कहाँ कैसे हुआ, तो वर्चुअली हुआ, इस चीज को याद रखना। इंडिया की मेजबानी में हुआ, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में थी। और देखिए हंसी की बात आपको अब यहाँ पे आके मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे कि इसकी जो थीम थी सुरक्षित एससीओ की ओर, सुरक्षित एससीओ के टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। यहाँ सिक्योर का अर्थ क्या है, तो देखिए सिक्योर का अर्थ क्या मिलता है, तो सिक्योरिटी है, एस फॉर सिक्योरिटी है, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सी फॉर कनेक्टिविटी है, यू फॉर यूनिटी है, आर फॉर ये वाला पॉइंट आप देखना कितना चिढ़ाता है इसमें। आर फॉर है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक, मतलब ये सीधे एक मैसेज है चाइना के लिए कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देशों की बनी रहे, सॉवरेनिटी उनकी बनी रहे। ठीक, और ई फॉर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कभी किसी वीडियो में शायद कि जब एससीओ मेंबर्स आपको याद करने हो तो कैसे आप याद करेंगे। देखिए एक घटना और भी इस साल इंपॉर्टेंट हुई है कि राइट साइड में आप यहाँ पे देखें, ईरान को एससीओ का नया सदस्य बनाया गया। ये कौन सा सदस्य बना, तो यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, बट 9वां सदस्य ये बना गया। ठीक, 9वां सदस्य बना। एससीओ के मेंबर्स को आप कैसे याद रखेंगे, तो कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी, जैसे कि चाइना याद रहेगा, रसिया याद रहेगा, इंडिया याद रहेगा, इंडिया के साथ में आपको पाकिस्तान ये भी याद रहेगा। ठीक, और ईरान को भी याद रख लें क्योंकि अब ये नया मेंबर बना है, ईरान याद रहेगा। अब बात आती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज हैं ये आपको कैसे याद रहेंगे। तो एक मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई थी, याद रखना इसको, काकी ताऊ। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, तो का फॉर क्या है काजकिस्तान, की फॉर किर्गिस्तान, ता फॉर ताजिकिस्तान, यू फॉर उज्बेकिस्तान। ऐसे आपको 4 कंट्री याद आ जाएंगे क्योंकि तान में आपकी तान बच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो कब मनाया गया वो वहां पे लिखा गया है। ठीक, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली शामिल हुए नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। ठीक, एससीओ में देखिए जब कोई भी ऐसी बैठक होती है तो एक घोषणा पत्र जरूर निकल के आता है, जैसे कि G20 में आया, जैसे ब्रिक्स में निकल के आया, जैसे एससीओ में भी ये निकल के आया। ठीक, तो एससीओ में इसमें बहुत है कट्टरपंथी दूर करने की बात की गई, आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, इन पे सब पे बात की गई। और दूसरी चीज है कि डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग, ये सब चीजें शामिल हैं। एक और हंसी की बात देखिए इसमें और भी निकल के आती है, इसमें ये बोला गया है सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया। अब यार बल कैसे देंगे, ये मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आ रही। अफगानिस्तान अफीम का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा, मतलब ये आप कह रहे हैं इनकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो केवल और केवल अफीम से आता है। ठीक, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि एससीओ 2024 को एससीओ ने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, थीम में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक, और ईरान नया मेंबर बना, इसको याद रखना। तो एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। ठीक, इसमें शासनाध्यक्ष ये आए, ये लिखा है। चलिए, ईरान के राष्ट्रपति हैं रईसी ने जताया कि इनकी उपस्थिति में ये सब चीजें ऐसी होंगी, कोई ऐसी बहुत खास चीज नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है एससीओ की स्थापना कभी, तो 2001 में हुई संघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिस्तान, मतलब किर्गिस्तान हो गया, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। ठीक है, 2017 के आस्ताना सम्मेलन में, यहाँ देखिए लिखा नहीं है, बट 2017 के आस्ताना सम्मेलन में इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारा प्यारा जो पड़ोसी मुल्क है, हमारा बिछड़ा हुआ भाई, दोनों को शामिल कर लिया गया, क्योंकि इंडिया की वकालत कर रहा था रशिया उस समय, पाकिस्तान की वकालत करने लगा चाइना, तो दोनों को ही आखिरकार शामिल कर लिया गया, दोनों भाई एक साथ आ गए।
चलिए तो अच्छा इसमें हाँ चलिए फिर अगला 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 कहाँ होगा, तो ये लिखा होगा 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में काजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। पर्यवेक्षक कौन थे इस बार, ये भी याद रखना। ईरान, ईरान क्योंकि अब पर्यवेक्षक नहीं रहेगा, आगे से एक ये परमानेंट मेंबर की तरीके से काम करेगा। बेलारूस और मंगोलिया, ठीक। चलिए और आगे क्या है, तो इसमें आगे लिखा हुआ ईरान एससीओ का नया देश बना। और 23वें शिखर सम्मेलन में इंडिया की मेजबानी में G20 में आपने देखा इंडिया की मेजबानी में ही G20 का एक नया मेंबर अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया। इसी में ईरान को भी नया मेंबर बनाया गया, मतलब एससीओ में, ठीक। तो इंडिया ने 2 मेजबानी की, दोनों में एक एक मेंबर नया नया जोड़ दिया, ठीक है। चलो और क्या है कि इस मौके पर यहाँ पे देखिए लिखा है एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाने के मौके पर प्रधानमंत्री ने बोला, मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूँ। बधाई तो दे दी, साथ ही हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। बेलारूस देखिए वही देश है जिसको रशिया को मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। रशिया अगर पानी को आग बोलेगा तो बेलारूस भी वही बोलेगा। यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा वैगनर समूह का जो विद्रोह था उसमें आपने बेलारूस की भूमिका देखी, प्रिगोजिन की भूमिका देखी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। तो बेलारूस का आना बहुत स्वाभाविक है, रशिया तगड़ी फील्डिंग कर रहा है इसके लिए। और G20 में आपने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, G20 में इंडिया ने रशिया के ऊपर मतलब ऐसी कोई आंच नहीं आने लगी। कोई भाई बंधु वाला मामला नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि चीजें देखनी पड़ेगी। इसमें देखिए एक चीज मुझे और भी याद आ गई, इसमें देखिए एक चीज और भी हुई थी, जो इंडिया ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का प्रोग्राम, उसको अपोज करने की कोशिश की कि ये बहुत गंदा सिस्टम है। और उसकी जगह पे G20 में आपने एक वर्ड देखा होगा, आई मैक। ये है इंडिया एम फॉर मिडिल ईस्ट, ई फॉर यूरोपियन कॉरिडोर, ये बनाया जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से रख लेना। इंडिया से मिडिल ईस्ट जाएगा, मिडिल ईस्ट से यूरोप जाएगा, यूरोप में ये जाके खत्म होगा। मतलब कि ये जो और इसमें ये चीज देखने को मिलेगी कि जो BRI है, जो चाइना CPEC जिसको बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम हो जाएगी देशों की, ठीक है। आगे हो सकता है ये एक्सटेंड कर दिया जाए आप बांग्लादेश या म्यांमार तक। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट आपको आगे देखने को मिलेंगी। चलिए आगे वाले टॉपिक पे आता हूँ। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। इस चीज को आप याद रखना। देखिए मैंने जब ये पॉइंटर में ये चीजें आई थी, जब मतलब जो पॉइंट वाइज जो चीजें थी उसमें जब ये आया था तो मैंने बोला था इसको ध्यान से देख लेना। टेलीमानस लॉन्च किया गया चैटबॉट क्या होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे कि AI बेस्ड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डालेंगे, ये अपने आप जवाब देगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारत का पहला चैटबॉट है, कहाँ लॉन्च किया गया, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है यहाँ पे, मनोज सिन्हा है। तो भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया। इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों सलाहकार की टीम 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। परामर्शदाता यानी आपको कोई परेशानी हो तो अपना सवाल लिखिए, तुरंत वो उस पर जवाब देंगे 24 घंटे, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया इस अवसर पर, ठीक, इस अवसर पर। और ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, बहुत गंदी वाली चीजें, ठीक। इसके बारे में पढ़ लो। टेलीमानस चैटबॉट क्या होता है, तो भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों की नेटवर्किंग यानी टेलीमानस की घोषणा की थी। कब की थी, तो ये बजट 2022 में ये घोषणा कर दी गई थी। 1 साल पहले की बात है, लगभग 1.5 साल पहले, क्योंकि फरवरी के आसपास बजट आता है, फरवरी माह के आसपास, ठीक है। तो इसमें क्या है, टियर 1 है, टियर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल किए गए। इसमें बहुत अजीब सी चीजें। टियर 2 में भी ये सब चीजें बहुत कुछ ऐसी बहुत खास चीजें नहीं है, पढ़ लेना, बट एक बार पढ़ लेना। चलिए ठीक है, ओके। अब मैं आ गया हूँ, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए ईकामरा परियोजना की शुरुआत की। इसको भी मैंने देखे पॉइंटर में आपसे बोला था कि देख लेना एक बार। तो है क्या सीन, इसमें क्या है, ईकामरा परियोजना हाल ही में शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई, ओडिशा में की गई। क्यों की गई, क्योंकि देखिए लिंगराज मंदिर का
विकास होगा। और ये लिंगराज मंदिर क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। ठीक, कहाँ पे ये मंदिर है, तो भुवनेश्वर में, ये भुवनेश्वर में है। ठीक, प्राचीन मंदिरों का देखिए, इस आप कहेंगे कि ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, बट इम्पोर्टेंस इसकी ये है क्योंकि इंडिया का कल्चर, हम G20 में आपने एक चीज देखी, जब इंडिया ने प्रपोज किया था कि अतुल्य भारत, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, एक स्टेटमेंट ये जो निकल के आया, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा एक परिवार है, हमारा एक घर है। ठीक, इसको संस्कृत भाषा में जब उपयोग करने की बात आई थी तो चाइना ने इस पे अपोज किया था, क्योंकि संस्कृत भाषा का अपोज किया था। देखिए, किसी देश को केवल वहाँ की आर्थिक चीजों से ही नहीं वो संपन्न बनता है, बहुत से कल्चरल एस्पेक्ट भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, वहाँ की एजुकेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे भी वो देश महान बनता है। तो हम अपने कल्चर को बचाते रहें, कई बार बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, उस बाबत ये 11वीं सदी का मंदिर है, इसके बारे में बहुत आराम से आप पढ़ लेना। 80 एकड़ पुनर्जीवित करने का केंद्र यहाँ लिखा है, कि बहुत कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बहुत कुछ खास नहीं है। देखिए ये वाला पढ़ लो, एक हमारा क्षेत्र मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में, मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में प्राचीन बलुआ पत्थर, इससे टैंकों की श्रृंखला, ये सब चीजें हैं, पढ़ लेना इसको, कोई बहुत खास ऐसी चीज नहीं है। ईकामारा परियोजना को बस आप याद रखना, ईकामारा परियोजना को याद रखना कि कहाँ चालू की गई, वो स्टेट याद रखना, किस लिए लिंगराज मंदिर के लिए चालू की, तो वो याद रखना। देखिए अगला टॉपिक है खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023। किसके लिए, तो खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक, किसको सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। ठीक, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023। चलिए अब इधर मैं आ जाता हूँ, बहुत कुछ खास टॉपिक नहीं है, केवल इतना इतना सा याद रखना है। देखिए ये है एनएमडीसी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल है। देखो इसमें केवल यही चीज़ आप याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतनी 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ ज़रूरी नहीं है, इतना आप देख लीजिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो होता है, जिसको बोलते हैं एनएमडीसी, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, जो देश के लिए महत्वपूर्ण खनिज में ऐसा करता है। और इसमें कोई बहुत ऐसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई बहुत चीज़ नहीं है, बस नवरत्न सार्वजनिक उद्यम है, ये वाली चीज़ और याद रखना, और इसमें कोई बहुत खास चीज़ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बनेगी, भारत में। इसको पॉइंटर में मैंने आपसे बताया था, मैंने इस पे आपको जब क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको दी थी क्रॉनिकल वाली, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इसमें गंदे गंदे से ऑप्शन आपके सामने रखने की कोशिश करेगा। ठीक, उसमें मैंने एक अडानी समूह का एक ऑप्शन मैंने आपको दिया था उसमें लखनऊ के एक ऑफिस का मैंने ऑप्शन दिया था, उसमें नोएडा के ऑफिस का। तो क्वेश्चन कैसे गंदे बनाने की कोशिश करता है, आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप गलत ही मार्क के आएंगे। ठीक, तो ऐसे इसमें कुछ बहुत टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बट मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की थी, जब ऑप्शंस आपके सामने रखे जाते हैं तो कितने गंदी तरीके से रखे जाते हैं, सब एक जैसे लगने लगते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बनी है, तो सूरत में बनी है। सूरत में कौन सी है, सूरत डायमंड बोर्स, सूरत डायमंड बोर्स। उद्घाटन इसका किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, इतनी चीज आप याद रखेंगे। और इसमें कर्मचारी होंगे लगभग 65,000 के आसपास। इमारत का क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर फीट है, 67 लाख हेक्टेयर फीट है। ठीक, 15 मंजिल की होगी, एक 4 साल में बनकर तैयार होगी। डायमंड बोर्स, ये देखिए, ये कई बार हर जगह यही पॉइंट लिख दिया, पता नहीं क्या बात है। डायमंड बोर्स पहले अमेरिका की पेंटागन, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होती थी। सन 1943 में अमेरिका के शहर एर्लिंगटन में यह इमारत बनाई गई थी। ठीक, तो पेंटागन जो है, तो डिफेंस के लिए यूएसए यूज करता है इस ऑफिस को, पेंटागन को, तो उससे भी बड़ी बन गई है, याद रखना, सूरत डायमंड बोर्स। चलिए, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में प्रारंभ। अब देखिए इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आने होते तो आ ही जाते हैं, इनको कोई रोक नहीं पाता है, या फिर नहीं आते तो फिर नहीं आते। ठीक, चलिए अब इसमें है क्या क्या, ये देखिए कितना बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होंगी छोटी मोटी। चलिए पढ़ते हैं इसको। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, जिसको कैप बोलते हैं, कई बार KAPP आप पढ़ेंगे, कई बार इसको कैप भी पढ़ लिया जाता है। ठीक,
तो में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट, ऐसे इसको याद रखना, ऐसे 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP-3 ने जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। समझे, कॉमर्शियल परिचालन इसका शुरू हो गया है। इसे असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मतलब कि ये बिजली बनाएगा, दरअसल 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, याद रखना KAPP-3 वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनको बोलते हैं NPCIL, ने देश भर में 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल, याद रखना इसको भी ऐसे ऐसे लिख लेना, भारी जल रिएक्टर की परियोजना बनाई है। भारी जल, दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उसमें ये एक भारी जल है, इसको याद रखना, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं। और मेगावाट कितने, 700 मेगावाट। ठीक, तो दबाव वाली भारी जल रिएक्टर जो है ऊर्जा रिएक्टर है, ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम, यहाँ पे ऐसे 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 लिख लेना, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। शीतलक तथा मतलब कि जो कूलेंट है, और मॉडरेट के रूप में भारी पानी यानी हैवी वाटर, जिसको इंग्लिश जैसे आप लिखते हैं ना D2O, ऐसे मैं लिखूं D2O, ये होता भारी जल। ठीक है, तो क्या प्रयोग करता है, राजस्थान में रावत भाटा में, और हरियाणा के गोरखपुर यूपी वाला नहीं है। ठीक है, में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। ठीक, याद रखना, इसको भी याद रखना, 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का काम चल रहा है। ठीक है, और क्या, केंद्र सरकार ने अन्य 4 स्थानों पर हरियाणा, गोरखपुर, मध्य प्रदेश के चुटका, राजस्थान के माही बांसवाड़ा और कर्नाटक के कैगा में बेड़े मोड, बट पता नहीं क्या लिखा है, बेड़े मोड क्या होता है, आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो, में 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR के निर्माण को मंजूरी दी। अब इसको यार देख लेना, मुझे ऐसा कुछ बहुत खास इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, बट देख लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आता हूँ। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन उद्घाटन। अब यार देखो, इस टॉपिक को भी और पीछे वाले के दोनों टॉपिक को भी मैं कंप्लीट कर चुका था। किसमें, क्रॉनिकल में। क्रॉनिकल 1 महीने की जो मैंने कंप्लीट की, उसमें सारी चीजें मैं कंप्लीट कर चुका था, लेकिन फिर भी चलिए देख लिए। सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन एक चलाया जा रहा है, जो RBC से संबंधित होता है, मैंने इसको बताया था। और इस मिशन का उद्देश्य जो है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया जो भारत में है उसको खत्म करना है। शुरुआत कहाँ से की गई, देखिए याद रखना है इस चीज को, MP के शहडोल से। किसने की है, प्रधानमंत्री मोदी ने। कब की है, 1 जुलाई 2023 को। लक्ष्य क्या है, 2047 तक एनीमिया, नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, ठीक, मिशन है। इसमें होता क्या, अब इसमें जो टारगेट ऑडियंस क्या है, तो ये आदिवासी है, आदिवासी। सिकल सेल एनीमिया देखिए क्या होती है कि जो RBC से कुछ संबंधित है, जिनमें जीन विकार कुछ ऐसा टाइप का आ जाता है, और इसके बाद में जीन विकार होने के बाद में वो मतलब एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में निकल के आपके सामने आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सिकल सेल से उन्मूलन है, ठीक है, रोगियों के परिवारों को भी पहचान की जाएगी, ये सब चीजें हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जितनी चीजें वो मैंने बता दिया। देखिए अब बुलेट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ, 3 वर्षों के दौरान महत्वाकांक्षी उद्देश्य लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है। कितनी, 7 करोड़ लोगों की, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, ऐसे करके इसको लिख लेना। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, ये भी मैंने बता दिया, जिसको SDC सिकल सेल रोग, SCD, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। आनुवंशिक रक्त विकार है, देखिए आनुवंशिक रक्त विकार है, इसको याद रखनी है। जो भी RBC, देखिए मैंने बताया था RBC लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य को प्रभावित करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन जीन के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है, हीमोग्लोबिन का जो जीन है उसमें म्यूटेशन होता है, उसके विरासत में मिली है। मतलब अगर पिताजी को थी या माताजी को थी तो बच्चों में जाएगी, बच्चों से और आगे बच्चों में जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब आपको पता ही है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम तो ये है कि ऑक्सीजन लेके आपकी बॉडी के सारी सेल्स में लेके जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक, और तो ये जब हीमोग्लोबिन वाला रक्त विकार है तो इसमें होगा क्या कि RBC में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, कौन, हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन, समझे। तो प्रोटीन आपका जो बनता है, जो प्रोटीन, देखिए मैं हीमोग्लोबिन चलो बता ही देता हूँ। देखिए हीमोग्लोबिन ऐसे होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक, ऐसे लिखा होगा, ग्लोबिन, ग्लोबिन इसमें होता है प्रोटीन। ठीक,
और ग्लोबिन के ऊपर ऐसे मान लीजिए हीम, इसको बोलते हैं हीम। हीम एक होता है रेड कलर पिगमेंट होता है रेड कलर का, ठीक है। तो ये पिगमेंट होता है, मतलब कि एक प्रोटीन है ग्लोबिन जिसके ऊपर रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हीम। इस पूरी यूनिट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यही प्रोटीन होता है, यही ऑक्सीजन को दुनिया मतलब पूरी बॉडी में हर एक सेल तक ले जाने के लिए काम करता है। लक्ष्य इसका क्या है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया, देश में सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है इसका लक्ष्य, ठीक है। याद करना कहाँ, शहडोल से। किस तारीख को की गई, 1 जुलाई को। किसने की, प्रधानमंत्री मोदी ने। लक्ष्य क्या है, 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, तो एक क्रॉनिक डिजीज है, डिजीज विकार है जो आनुवंशिक है, जो आरबीसी से संबंधित है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री का अगला टॉपिक है, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना में उद्घाटन। कहाँ, तेलंगाना में। तेलंगाना नया राज्य आपका तेलंगाना बना, तेल लगाना मत बोलना इसको, तेलंगाना ही है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी निजी निजी मतलब प्राइवेट वेंचर है रेल कोच फैक्ट्री, मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन। नाम याद कर लेना, ये मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कब किया गया, तो कहाँ किया गया, तारीख ये है 22 तारीख, इसको मत याद रखना। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोडाकल गांव, अब या फिर कोडाकल गांव आ जाएगा या आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा रंगारेड्डी जिला, तो इसको सब याद करना। यहाँ पे बुलेट में अगर आपके सामने कोडाकल गांव लिखा है तो केवल कोडाकल मत करना, या अब तेलंगाना को तेलंगाना ही याद रखना, यहाँ पे आंध्रा मत कर देना, ठीक है। तो मेधा कंपनी कौन सी है, तो मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडर्ड रेल के यूनाइटेड एंटरप्राइजेज द्वारा निर्मित ये फैक्ट्री है। उद्घाटन किया के चंद्रशेखर राव ने, यहाँ के सीएम जो है। और इलेक्ट्रिक उत्पादन डिजाइन बनाती है, ये सब चीजें। इसके बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज नहीं है। इसकी क्षमता और देख लीजिए, वार्षिक क्षमता 500 कोच है और 50 लोकोमोटिव है, ठीक। और ऐसी कोई चीज नहीं है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूछी जाने वाली है। अब ये थोड़ी ना पूछेगी इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसी चीजें फालतू में मत पढ़ा करिए, मत पढ़ा करिए। पढ़ने को पढ़ लो, एक समझ डेवलप होती है, बट एग्जाम में इतनी चीजें आप लेके घूमेंगे दिमाग में, ठीक है, तो बहुत पागल हो जाएंगे। देखिए इसमें लिखा जम्मू कश्मीर ने बलिदान दिवस की आधारशिला रखी गई। अब बलिदान दिवस देखिए क्या है, तो जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ है। तो इसके अमित शाह ने अभी उद्घाटन किया था। जो वहाँ पे शहीद हुए हैं वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो पुलिस फोर्स हो या अन्य जो सर्विसेज के लोग हैं, वो जो रक्षा करते हुए, वहां के विद्रोह की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए, उनके नाम पर ये बलिदान स्तंभ बनाया गया। तो 24 जून को निर्माण का उद्घाटन किया, ठीक। यह स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है। देखिए नया पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है किस परियोजना का एक हिस्सा है, तो ये मुझे भी नहीं पता था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। उन साहसी शहीदों का सम्मान करना जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है, ठीक। यह स्मारक कश्मीर के लाल चौक स्थित प्रताप पार्क में, ये भी याद कर लेना, या लाल चौक में प्रताप पार्क में। दरअसल ये लिखा है देश के लिए सार्वजनिक जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन दरअसल ये बेसिकली जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ की सेवाओं में थे या वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने जो विद्रोह दबाने के लिए जो अपने प्राण दिए हैं देश के लिए, उसके उपलक्ष्य में ये बलिदान स्तंभ बनाया गया है, ठीक। अब देखिए इसके ये भी पॉइंट मैं बता चुका था, स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को पुनर्जीवित किया। अब देखिए यार, नमदा कला क्या है, मैंने आपको बताई थी। नमदा कला दरअसल एक कालीन होती है, एक बहुत बहुत पुराना तरीका है कालीन बनाने का। ये एक तरीके की कालीन होती है। इसको इन्हीं बनी कालीनों को अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि यूनाइटेड किंगडम को भी भेजा गया कुछ एक चीज़ों को। तो आपको मैंने बताया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहल के तहत, इसकी पहल कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में मैं भी बता चुका हूँ, पुराने वीडियोस देख लेना। कश्मीर की नंदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। यूके के निर्यात के लिए नंदा कला उत्पादों का पहला बैच भेजा गया, ये भी मैंने बता दिया, ठीक। 6 जिलों के लगभग 2200 उम्मीदवार विलुप्त हो रही कला में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब देखिए ये जो योजना है वो स्किल इंडिया और एक और कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, वो दोनों मिलकर चला रहे हैं। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने 14 जुलाई 2023 यूके के लिए नमदा कला के पहली बैच भेज दिया इन्होंने, ठीक है। और दुनिया में पिछली, और ऐसा कुछ खास है नहीं। नमदा कला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये कालीन बनाने की एक मतलब जो तरीका है उसका है जिसमें भेड़ के ऊन का सहारा लिया जाता है। पता नहीं यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है,
आई डोंट नो, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन भेड़ के ऊन का देखिए लिखा हुआ, भेड़ के ऊन से गलीचे बनाते हैं यानी कालीन बनाते हैं। ठीक, नमदा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो 2021 में की गई थी। नमदा शिल्प सामान्य बुलाई प्रक्रिया के बजाय क्या है, फेल्टिंग तकनीक, ये याद कर लेना थोड़ा सा, फेल्टिंग तकनीक यूज होती है। आपको जब कालीन याद आ जाती है तो भदोही, भदोही भी याद आता होगा। भदोही की कालीन बहुत फेमस है। भदोही की कालीन को G20 बोल रहा हूँ, जो नया संसद भवन बना है, नया पार्लियामेंट बना है, न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, वहां पे भी इन कालीनों का यूज होगा। ठीक, और ये बोल रहा हूँ जो G20 है, वहां पे जो बनाई गई थी व्यवस्था, वहां पे भी भदोही की कालीनों का यूज हुआ था, मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, युद्धपोत है INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को दिया गया। इतनी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है। मैं अब बताता हूँ कि जब वियतनाम का नाम आए तो इस रीजन में आप लैंडलॉक कंट्री लाओस को हमेशा याद रखना, ठीक है। और क्या है, INS कृपाण को दिया गया, बस इतनी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ऐसी कोई बहुत अन्य चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक और आप याद कर लेना कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जो 2014-15 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी नरेंद्र मोदी ने, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन पे भारत कैसे उनसे रिएक्ट करेगा, कैसे उनसे संबंध बनाएगा, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। मेंस के आंसर लिखने में इन सब चीज़ों को भी अगर पॉइंट आप इसको डालते हैं, समझे, तो बहुत फायदा मिलता है। जैसे G20 अगर हुआ, वहां से कोई चीज़ अगर निकाल के लाइए, और इस बार जो मेंस हो रहा है अगर आप में से कोई दे रहा है तो उसको उसमें लिख देना, उसको लिख देना, ठीक है। उस पर मैं डिस्कशन करूंगा जब पेपर हो जाएगा, उसके बाद में 4 दिन पेपर चलेगा, उसके बाद में मैं 2 या 3 तारीख के आसपास मैं डिस्कशन करूंगा। चलिए देखिए है आगे, भारतीय नौसेना के युद्ध पे INS कृपाण जो था, इतनी तारीख को सेवा मुक्त कर क्या किया, हथियारों से लैस वियतनामी पीपल्स नेवी VPN, ठीक, वर्चुअल प्रायोरिटी नेटवर्क मत कर देना, समझे, ठीक है। तो जहाज को कैमरेन नौसैनिक हवाई अड्डे पर आयोजित समारोह में सौंप दिया गया। ठीक, मित्र को पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत सौंपा है। ठीक, ये सब चीजें आप पढ़ लेना, INS कृपाण कहाँ कहाँ रहा था, और ये सब चीजें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से में, देखिए आ भी किया, मैंने ये सीरियसली यहाँ पे नहीं पढ़ा था। ठीक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। केवल नौसेनाओं की क्षमता नहीं बढ़ाना है, देखिए यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिख दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं, बायलैटरल ट्रेड है, और आर्मी है, आपकी नौसेना है, नेविगेशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। इन सब चीजों में आपकी भागीदारी दोनों की सुनिश्चित हो, ठीक है। 1991 में भारतीय सेना में कमीशन हुआ था INS कृपाण, और पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा। इस चीज को याद रखना, कौन से बेड़े का, तो पूर्वी बेड़े का अंग रहा, ठीक है। पिछले 32 वर्षों में कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया, ठीक, और ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ओके। चलिए अब मैं आता हूं उच्च शिक्षण संस्थानों पर अखिल भारतीय रैंकिंग, ठीक है, अखिल भारतीय रैंकिंग। यार लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा से लेक्चर अपलोड कर दूंगा, क्या बड़ी बात है ना। तो इसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। आगे क्योंकि 10 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ 40 मिनट से ज्यादा का समय भी बीत रहा है, तो लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, अगला लेक्चर कल सुबह फिर मिल जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीरियसली आप सब्सक्राइब कर लेना। पीछे की वीडियोस में ऐसी मैं सब बातें करता रहता हूँ, सुनना हो तो सुनना, ना सुनना हो मजे से देखते रहना, फायदा हो आपका कुल मिला के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगले लेक्चर में मिलता हूँ फिर 10 टॉपिक के साथ में, जल्दी से खत्म कर दूंगा। लगभग 1/3 से ज्यादा घटना सार हो चुकी है, I mean 1/3 तो होने वाली है, बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर दूंगा। बाय बाय, गुड नाइट।